जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में हम लोग बी स्टेट का जो टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें कि सीडीपी को शामिल किया गया है, तो उनके सभी प्रश्नों का पूर्ण व्याख्या सहित हल देखेंगे। और ये सारे प्रश्न जो है ना, कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इसको स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीटेड हूबहू मिलेंगे, या कहीं पर आप सेट पेपर लगाइएगा तो यहीं के प्रश्न आपके मिलेंगे, या कहीं ना कहीं आप जिस माध्यम में अगर सीडीपी से संबंधित लगाते हैं तो यही सब प्रश्न आपके रिपीट करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग जो है इसका कंटिन्यू अभ्यास करिए। हाँ, इससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है ना इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने से बना लीजिए। तो इससे ये होगा कि वीडियो देखने के बाद उसको आप अपने से बनाइएगा तो रिवीजन आपका हो जाएगा। फिर फास्ट मोड में आप बनाते रहिएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए अब आगे हम अध्ययन करते हैं। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ क्या होता है, लड़के कथन सत्य पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन के का बात जो कर रहा है। तो सत्य कथन पूछ रहा ना, तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि लड़का है अधिक बुद्धिमान। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी नहीं है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, सत्य कथन पूछ रहा है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लड़का लड़की में कुछ विभेद नहीं होता है कि यह बुद्धिमान होता है कि वह होता है। उसके बाद सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका सत्य कथन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक्चुअली बुद्धि जो होता है ना, वह एक जन्म से ही जो होता है, ये उसकी शक्ति होती है। और उसी के आधार पर जो है, मुख्य रूप से बुद्धि के आधार पर ही मानसिक योग्यता जो होता है ना, वह बुद्धि के आधार पर ही विकसित होता है। मतलब नहीं कहा जाता है, बुद्धि के आधार पर ही आदमी विभिन्न प्रकार की बातों को सोचना स्टार्ट करता है, नए नए तरीकों से उसको सोचता है। जैसे आप लोग गांव के बोलचाल की भाषा में सुनते हो, कहा जाता है उसका बुद्धि बढ़ गया। बुद्धि बढ़ने गया मतलब वो विषयों के सोचने और समझने का उसका दायरा थोड़ा अलग हो गया, दायरा अलग तरीके से वो सोच रहा है। इसीलिए कहा जाता है बुद्धि का विकास वो जन्म से ही हो जाता है, जन्मजात ही होता है। वो बच्चे जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं तो उसका दायरा बदलते जाता है, इसका मतलब बुद्धि पहले ही आ जाती है उसमें। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब 2005 की जो आधारभूत बात कर रहा है, यहाँ क्या है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन। उसके बाद है रटने को महत्व प्रदान ना करना, शामिल नहीं है। रटने को महत्व प्रदान ना करना। राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। इसमें जो भाग सम्मिलित नहीं की बात है ना, तो इसमें होगा अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन। ये बहुत पुराना है, क्वेश्चन फिर भी आ गया है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख रहे हैं। रटने को महत्व प्रदान ना करना, ऐसा कुछ नहीं था। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, इसमें जो है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन सम्मिलित नहीं है। और ये सभी जो है ना, ये सारा चीज उसमें सम्मिलित था, वो सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बिल्कुल, ये जो है ना, ये कथन बच्चे अपने ज्ञान का जो सृजन करते हैं, ये कथन क्या है, तो ये कथन सही है। उसके बाद विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, कथन सत्य है, सत्य की बात कर रहा है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, तो और अधिगमन प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है यहाँ। उसके बाद बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ा जाता है, नहीं। कथन सत्य, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, वे अपने ज्ञान का जो है ना, वह स्वयं सृजन करते हैं। सिर्फ उसे जो पढ़ाया जाता है वो बहुआयामी हो जाता है, उसको एक समझने का अलग तरीका मिल जाता है, लेकिन सृजन वो स्वयं से ही होता है। उसके बाद डिलेक्सिया क्या है। डिलेक्सिया की अगर हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं ना, तो डिलेक्सिया होता है क्या, ये मानसिक अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता होता है। पढ़ने की अक्षमता को डिलेक्सिया कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से बच्चे जो है ना, शब्दों को ध्यान में नहीं रख पाते। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो योड़ा लोबा या कुछ और, तो उसमें वो विभेद कर जाते हैं, ये छोटी बड़ी एबीसीडी, जिस कारण से उसको क्या होती है, पढ़ने में अक्षमता होती है, शब्दों से संबंधित है, शब्दों का वो चयन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसमें इस तरह की समस्या देखी जाती है। परामर्श का उद्देश्य क्या है, बच्चे को समझाना, बिल्कुल सही है। बच्चे की कमियों का कारण पता करना, सही है। बच्चे के को समायोजन में सहायता प्रदान करनी, ऑल ऑफ दीज, सही बात है। परामर्श में सब तरीके से ऑल ऑफ दीज, ये सही है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। नैतिकता क्या स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक पुस्तकों से उसका कोई लेना देना नहीं है। और शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है, शिक्षक का आदर्श रूप में, ये बिल्कुल सही है। उसके फिर भी आगे देखते हैं, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन हो, उनका मूल्य जो है ना, शिक्षा पर मूल्यांकन हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, ऐसा भी नहीं है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना, सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है कि मतलब शिक्षण का आदर्श रूप में, देखिए बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। जो शिक्षा जहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो उन शिक्षक का, उनका किस तरह से व्यवहार होता है, उनका दिनचर्या क्या, वो उनको एक तरीके से वो आदर्श मानना स्टार्ट करते हैं। वही होता है, शिक्षण का आदर्श रूप में वो व्यवहार करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये बच्चों की वहीं से नैतिकता स्थापित हो जाती है, वहीं से वो स्टार्ट होता है। उसके बाद शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, सभी का। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सभी का संबंध होना चाहिए। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। डाल्टन शिक्षण विधि की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यह जो है,
यहाँ पे क्या है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो ये जो है वो मतलब सीडीपी के विशेषज्ञ रहे थे मिस हेलेन पार्क हस्टन। मिस हेलेन पार्क हस्टन है ना, उन्होंने इस विधि का विकास किया था। इसमें वास्तविकता में होता क्या है, छात्र अपने अपने कार्यों को अपने बौद्धिक अपने तरीके से अपने बौद्धिक उनको जितना विवेक बुद्धि होता है उस आधार पर पूरा करने के लिए उसको स्वतंत्रता छूट दिया जाता है। हाँ भाई, अगर तुमको इतना ही होमवर्क तैयार करके आना है तो आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही याद करते हो, आप इतना ही करो। आप उसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं दिया जाता, किसी तरह का बोझ नहीं दिया जाता है। वही है डाल्टन विधि, वही है डाल्टन शिक्षण विधि। तो डाल्टन साहब ने, जिसे मिस हेलेन पार्कस्टन, या किसने दिया था, उन्होंने, मिस हेलेन पार्कस्टन साहब थे, उन्होंने इस विधि डाल्टन विधि के नाम से इसको चलाया था। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस तरह की बढ़ावा देता है? अच्छा जो अध्यापक होता है वह किसको बढ़ावा देता है? तो वह जो है, देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा क्या देता है? प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना, की तटस्थता की भावना नहीं, वह सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। एक दूसरे का सहयोग करने से, तो एक दूसरे का जब सहयोग होता है तो समायोजन की भावना आती है। समायोजन मतलब एक दूसरे में घुल मिल जाता है, एक दूसरे के फीलिंग्स के साथ में, एक दूसरे के बातों के साथ में, या उसमें एक तरीके से सकारात्मक प्रतियोगिता होती है। तो यह जो होता है सहयोगात्मक भावना से उसमें समायोजन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो एक अच्छा विद्यार्थियों के मध्य इसी चीज को बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना, एक दूसरे को सहयोग करो। हाँ, उसको पेन नहीं है, नहीं कहते पेन नहीं है तो किसी के पास पेन है, पेन दे दो, सहयोग की भावना हुआ। हाँ भाई, वो उसको नोट उसने नहीं लिख पाया किसी कारण, ठीक है थोड़ा अपना नोटबुक दे दो, नोट करके दे, सहयोग की भावना उसे कहा जाता है। उसके बाद आधुनिक शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? आधुनिक शिक्षण मतलब सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, उसके बाद बच्चों को गणित और विज्ञान और भाषा सिखाने की, कि बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, मतलब उसको जो हम उसको जो सिखाते हैं ना, शिक्षण की जो भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका आधुनिक शिक्षण अधिगमन में, जो तो उसमें अच्छी, हम उसमें अच्छे से अच्छे, उसमें क्या होता है, सुलभकर्ता की उसमें मुख्य रूप से भूमिका आती है। तो उसमें मुख्य रूप से सुलभ करता, इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है ना, ताकि स्टूडेंट अपना जो ज्ञान है ना अपने आप डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़ी बहुत सारी प्रयोगशालाओं की व्यवस्था कर देना, ये सब ये आधुनिक शिक्षण अधिगमन है। पत्रिका की व्यवस्था कर देना, अखबार की व्यवस्था कर देना, या उस तरीके का खेल वगैरह का भी आयोजन करना, ताकि इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाती है, ताकि होता है कि उसमें जो होता है बहुआयामी उसमें सीखने का गुण अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सर्वोत्तम पूछ रहा है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये भी ठीक ही है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये भी ठीक, अधिकतर ये गलत है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये है, उसके बहुत कम बच्चे सीखते हैं। प्रत्येक बच्चा, हर हमारे लिए सब बच्चे जो होते हैं ना वो समान होते हैं, इसलिए कहा जाता है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बच्चा किस प्रकार सीखता है, कैसे सीखता है? तो पुस्तकें पढ़ के, परिचर्चा करके, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से, बिल्कुल सब सही है। पुस्तकें पढ़ के भी सीखता है, परिचर्चा करके भी, प्रश्न पूछ करके भी, कुछ देख कर भी सीखता है, सुन करके भी सीखता है, आपस में बातचीत करके भी सीखता है। ये सब सारे प्रकार इसी तरह से सीखा जाता है ना। कहता है जब आदमी को ठोकर लगता है तो बहुत कुछ सीखता है, वही अनुभव उसी को कहा जाता है। बच्चों में भी चीज होता है ना, कंपटीशन की भावना से वो सीखता है, इसी तरह उसमें सीखने कई प्रकार से सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सब सही है, लेकिन उसमें सबसे फिट कौन सा है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत है। त्रुटि तो करना चाहिए, तो गलती करेगा तभी तो सीखेगा। त्रुटियां अधिगमन प्रक्रिया का भाग है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण नहीं भाई। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकते हैं, कभी कभी विद्यार्थियां त्रुटि कर सकते हैं। त्रुटियां जो अधिगमन की प्रक्रिया का एक भाग, अधिगमन मतलब लगातार अगर वो त्रुटियां कर रहा है तो वो सीख रहा है, उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए। यही होता है ना, जब त्रुटियों से क्या होता है, उसमें ज्ञान की परिपक्वता आती है, समझ उसमें विकसित होता है। इसलिए त्रुटियां जो है वह अधिगमन का एक तरीके से भाग है, इसलिए इसलिए इस अधिगमन की प्रक्रिया का एक भाग होता है। मधु गणित में कमजोर है, और एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? देखिए क्या कारण है कि वह गणित में कमजोर है। प्रायः लड़कियां गणित में अधिकतर के साथ में ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे, इसीलिए गणित का लगातार टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, तो उसमें हम अपने स्तर से बेसिक को क्लियर कर रहे हैं, तो आप सबका गणित में समस्या नहीं रहने देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ऐसा कोई बात नहीं है लड़कियां लड़का गणित में कमजोर होता है। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, इस कारण से भी उस पर असर पड़ता है, कहा था जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, ये भी गलत है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सीखना चाहता है लेकिन नहीं सीख पाता है, उसमें वो भी गलत है। गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, हाँ ये इस कहीं ना कहीं जो टीचिंग एबिलिटी है ना, जो पढ़ाने का जो तरीका है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। इस विधि से बच्चों, मधु को जो है ना गणित में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मधु नाम की लड़की है, इसको गणित में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसी वजह से अगर उसको इंटरेस्ट पूर्ण बनाया जाए तो गणित पढ़ने में बहुत मजा आता है और काफी स्कोरिंग होता है। इसलिए गणित को इग्नोर मत करिएगा, आपका रिजल्ट डिसाइड यही पेपर करेगा। निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक, सर्वोत्तम कथन कौन सा है? सॉरी, एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है,
उसके बाद विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। जैसा कि देखिए प्रश्न को पढ़िए, आप प्रश्न को पढ़ने से ही जो ना आंसर लगभग क्लियर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये एक जो है ना एक अच्छे अध्यापक का सर्वोत्तम कथन होता है। अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान जरूरी नहीं, खाली लेक्चर देने से नहीं सीखता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, हमेशा लैब वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए, अगर मान लीजिए उसके नंबर कम आ गए, मार्क्स कम आए, डिवीजन नहीं बने, तो उसको मोटिवेट प्रेरित किया जाता है। अगर तो हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करता है, इस हिसाब से वो कुछ बड़ा कर जाता है। हाल ही में 12th फेल मूवी देखे होंगे ना आप लोग, जिसमें कि 12th फेल रहता है लेकिन अभी वो वर्तमान में डीआईजी हैं, तो कैसे हो जाते हैं, तो वही उनमें प्रेरणा आती है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से रही होगी। वो इसका एक कहीं ना कहीं शिक्षक उत्प्रेरक का काम करता है। साइंस में एक उत्प्रेरक शब्द है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, वही होता है विद्यार्थियों को सदैव प्रेरित करना चाहिए, उसमें उत्प्रेरक का काम हो जाता है, कैटलिस्ट जिसको कहते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 फिर आ गया, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को गणित का ज्ञान देना, यही है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, कि बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। बच्चों का संवेगात्मक विकास करना, ऐसा कुछ नहीं है, संवेगात्मक विकास करना ये बच्चों में तार्किक चिंतन, उसमें जो तार्किक किसी चीज को तार्किक चिंतन होते हैं और उसका विकास है। संवेगात्मक मतलब होता है ना, जैसे किसी पे गुस्सा आ गया या काफी ज्यादा इमोशनल में आ गया, कभी कुछ बोला ही नहीं या क्वेश्चन ज्यादा कर रहा है, उस तरह के विकास को नहीं। हाँ, काफी ज्यादा क्वेश्चन करो, कभी किसी से मत बोलो, या छोटी छोटी बात पर गुस्सा कभी नहीं होना, गुस्सा हो जाना, ये वह संवेगात्मक विकास, ये चीज नहीं मायने नहीं रखता। इसमें बच्चों में तार्किक चिंतन, उसके प्रति सोचो। अगर कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा हो गए, तो फिर आप कहां रहे? आप नहीं रहे ना, फिर तो गुस्सा मिल गया ना, ये उसके जैसे हो गया ना, नहीं, उसके विषय में सोचना है, तार्किक चिंतन करो, ताकि और वो जो जिस प्रॉब्लम्स है उस समस्या का समाधान करना है आपको। उसके बाद मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेगात्मक रूप से, देखिए वर्ड आ गया, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, ये बिल्कुल सही है। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। देखें, एक स्वस्थ अध्यापक क्या है? गहन ज्ञान रहने से अध्यापक नहीं होता, खूब विषय का ज्ञान है। आप बच्चा को जब नहीं समझ रहा है तो मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, कहीं घर मुर्गा बन जाओ, तो या धूप में खड़ा कर दिया। आए दिन सुनने में स्कूल में मिलता है कि बच्चा मास्टर को गरिया देता है, तो यही कारण से सब प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें संवेगात्मक संतुलन नहीं है। संवेगात्मक अभी जस्ट आपको बताया कि उसमें अगर मान लीजिए कोई गुस्सा हो रहा है तो अपने तरीके से उसको डील करिए, आप शिक्षक हैं, या उसमें या कोई स्कूल नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है जाके पता करिए, नाम काट के भगा दीजिए, नहीं, ये संवेगात्मक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसे अत्यधिक संवेदनशील होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है, चलो जबरदस्ती उसको लेकर के स्कूल में बैठा दिया, उसको पढ़ने मन नहीं लग रहा है, ये गलत है। वह सख्त अनुशासन भी, ज्यादा डिसिप्लिन। गौतम बुद्ध के हैं कि बिना नहीं कहते कि बिना को इतना ज्यादा कस मत दो कि वह उसका ताड़ी टूट जाए, और ढीला इतना नहीं छोड़ दो कि उससे आवाज ही नहीं निकले। तो सख्त तो बिल्कुल नहीं, हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है। हमारा संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, इसलिए वो सख्त नहीं है। अगला देखते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है शिक्षा का? अति, देखिए, आजीविका कमाना ठीक है, सेकेंडरी है, पैसा कमाना ठीक है, कुछ ना कुछ जीने के लिए तो करना पड़ेगा, तो चलिए ठीक है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण, अति है, क्वेश्चन को समझना है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, सही है, ये एकदम करेक्ट आंसर। फिर भी आगे पढ़ेंगे, पढ़ना लिखना सीखना है, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन बौद्धिक विकास करना, बने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक विकास होने से नहीं होता है, सर्वांगीण सब चीज में विकास कहा जाता है। मतलब अगर वह शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से और साथ साथ में सामाजिक दृष्टिकोण से अगर वह सर्वांगीण उसका विकास हुआ है, तभी उसको पूर्ण विकास के अंतर्गत माना जाए। सिर्फ बौद्धिक विकास नहीं, खाली पढ़ने में तेज है या वह वर्तमान सोसाइटी के अनुसार से नहीं चल पा रहा है, तो वह अति महत्व, उसकी उपलब्धि नहीं हुई। और बच्चे की बुद्धि लब्धता 90 से 110 के बीच है, तो वह कैसा है? तो वह जो 90 से 110 के बीच सामान्यतः है, उसको कहा जाता है आपका सामान्य बुद्धि के अंतर्गत में आता है। 90 से 110 मतलब क्या हुआ, बता देते हैं आपको। आईक्यू आप लोग पढ़े होंगे, आईक्यू ये साइकोलॉजी का चीज है। इसमें होता है क्या, मेंटल एज अब बटा क्रोनोलॉजिकल एज और गुना 100। अब निकालने के लिए सीखा। मेंटल एज मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है ना, वो 6 क्लास के मैथ को सॉल्व किया अभी तुरंत, लेकिन वो बच्चा 5वां में पढ़ता था, उसने 6ठा के किताब को सॉल्व कर दिया, मैथ को सॉल्व कर दिया, गुना 100 करते हैं, तो इसको कटाइए तो कितना बार में कटेगा? तो 6 से इसको कटाते हैं तो कितना हो गया, क्या कहते हैं, 6 6 हो गया, और 6 5 उसके बाद 1.2, यही हुआ जी, 1.2 गुना 100 करते 120 हुआ। 120 जब हो गया तो इसका मतलब बच्चा क्या, सामान्य बुद्धि से अधिक का है, सामान्य बुद्धि से, क्योंकि 110 से ऊपर चला गया ना, सामान्य बुद्धि से थोड़ा अधिक है। अगर मान लीजिए कि बच्चा 5वें में पढ़ रहा, 5वां का मैथ का सॉल्व कर रहा है और 5वां में पढ़ रहा है, गुना 100 है, तो इसको 5 एकम 5 से कटाइए तो कितना हो गया, 500 हुआ ना। तो बच्चा मतलब क्या है, तो 100 हुआ ना इसका जी आंसर, 100 हुआ, मतलब बच्चा सामान्य बुद्धि का है। इसको समझ लीजिए बढ़िया से। अगर बच्चा तीसरा में पढ़ रहा है और बच्चा तीसरा का मैथ को बना रहा है और 5वां में पढ़ रहा है और तीसरे का मैथ उससे बन रहा है, नहीं कहता तीसरा का मैथ उससे बन रहा है, तो गुना 100 करते हैं, तो 5 से कटाइए तो 10 बार में कटा। इससे जब गुना करिएगा तो 5 6 30 मतलब 60 होगा। 60 हो गया, 60 मतलब क्या है, बच्चा कैसा है, तो बच्चा मंद बुद्धि का है। तो इस अनुसार से इसमें निकाला जाता है, ठीक है ना। यही बुद्धि लब्धता आईक्यू के विषय में पूछ रहा था, सामान्य बुद्धि में आएगा, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? व्यापक मूल्यांकन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में? तो इसको
इसमें सभी विषयों का मूल्यांकन कि सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्रों का दोनों होना चाहिए। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का जब मूल्यांकन होता है तो उसमें माना जाता है कि वह सतत विकास की श्रेणी में मतलब सतत विकास मतलब लगातार, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्दावली, अधिक क्षेत्रों में मूल्यांकन शब्दावली कैसे करते हैं, जब शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन होता है, उसी को कहा जाता है। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जहां भी आप जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं वहां पे कम से कम शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो और हमें प्रोत्साहन मिले और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। आप लोग सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। व्यूअर्स मानते हैं कि ठीक ठाक जा रहा है, फिर ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है, जितना देख रहे हैं उतना सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम तो है, इतना तो बनता है ना, कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं आपके लिए, तो इतना सब्सक्राइब कर, तभी तो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आपको सी टेट, BSS टेट है, उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं स्टेट, इस सब के लिए सोचना नहीं, यहाँ तक BPSC के लिए नहीं सोचना है। मार्गदर्शन टीचर बने हैं तो बन जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद और साथ साथ में आप अगर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना SPD GK करके दिया हुआ है, तो आप SPD GK निश्चित रूप से एक बार देख लीजिए, तो जो GS सेक्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर भी क्वेश्चन हम कराएंगे, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ आप पढ़े रहिएगा ना, तो क्वेश्चन आपका हनाहन बनना शुरू हो जाएगा प्रीवियस ईयर का सारा, ये जो सब सेट करेंगे क्वेश्चन। साइंस का भी वही, बिहार में जितना प्रश्न हुआ है सबका कलेक्शन दिया, इसमें लिंक भी है, आप लिंक से के माध्यम से डायरेक्ट वीडियो पे जाइएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो SPD GK करके है, या BSSC या BSSC SPD साइंस करके, BSSC SPD दो है, उस दोनों को निश्चित रूप से देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अंक में, धन्यवाद।